श्रीमान सज्जन। धामी का वोट बैंक प्रहार, मुख्यमंत्री बोले देवभूमि की पहचान मिटाना चाहता विपक्ष, जनता सिखाएगी सबक। अल्मोड़ा पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, नगर निगम सभागार में प्रेस वार्ता कर बजट की खूबियां गिनाई। औली में विंटर एडवेंचर का आगाज 12 फरवरी से शुरू होगा। स्कीइंग का महाकुंभ, खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया वैकल्पिक स्लोप। पीडब्ल्यूडी में तबादलों पर तकरार, मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, शासन के दखल के खिलाफ कार्यालय में महाधरना। हरक सिंह रावत का टिकट बम, बोले टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं होता, कांग्रेस दावेदारों ने मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए देवभूमि की पहचान से समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं से ये साफ हो गया है कि विपक्ष किस दिशा में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने जैसे मुद्दे उठाए गए थे। उनका ये कहना है कि अगर विपक्ष को सत्ता मिलती तो वो उसी तरह के फैसले लेते। उन्होंने ये दावा किया कि अब राज्य की जनता सब समझ चुकी है और सही फैसले करेगी। धामी ने साफ कहा है कि उनकी सरकार राज्य की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संतुलन से कोई समझौता नहीं करेगी। जो भी काम कानून और जनभावनाओं के खिलाफ होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार मजबूत और स्पष्ट फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी। देखिए, जिस प्रकार से मामला सामने आया है ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात करते थे उस समय, अगर सरकार में आते तो ये उस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ते। ये जनता के सामने स्पष्ट हो गया, इसलिए इसमें हम लोग कड़ाई से काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर नगर निगम सभागार में उन्होंने प्रेस वार्ता की। उन्होंने केंद्र सरकार के बजट को विकास के लिए अहम बताया। जोशी ने कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आंकड़ों का बजट नहीं है, बल्कि देश के हर वर्ग, गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सोच और योजना से देश मजबूत होगा। जोशी ने बताया कि बजट में बुनियादी ढांचे, रोजगार और नए काम धंधों पर खास जोर दिया गया है। उनका यह कहना है कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करने की दिशा में एक बड़ा और मजबूत कदम है। देखिए, ये केंद्र सरकार का बजट सर्वस्पर्शी और देश के सर्वांगीण विकास के लिए है। विशेषकर जो जय जवान जय किसान की हम बात करते हैं, रक्षा के बजट में और कृषि के बजट में एक विशेष वृद्धि इस बजट में हुई है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। औली में होने वाले विंटर कार्निवल और राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप की तैयारी शुरू हो गई है। पहले जो अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग स्लोप था वहां बर्फ पिघलने के कारण अब एक नया वैकल्पिक स्लोप तैयार किया जा रहा है। ये नया स्लोप रोपवे के टावर नंबर 10 से टावर नंबर 8 तक बनाया जा रहा है।
गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से स्लोप को सुरक्षित बनाने के लिए किनारों पर जाली लगाई जा रही है ताकि खिलाड़ियों की सुरक्षा बनी रहे। यह आयोजन 12 फरवरी से 16 फरवरी तक औली में होगा, जिसमें देश के कई राज्यों की टीमें हिस्सा लेने पहुंचेंगी। प्रशासन और संबंधित विभाग प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो विंटर कार्निवल की तैयारी शुरू कर दी गई है। 12 से 16 फरवरी तक यह आयोजन होगा। स्कीइंग की व्यवस्था भी यहां पर की गई है, साथ ही साथ वैकल्पिक स्लोप यहां पर बनाया गया है। स्कीइंग प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए तैयारियां पूरी चल रही हैं। राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन यहां पर किया जाएगा, जिसके लिए नया वैकल्पिक स्कीइंग स्लोप तैयार किया जा रहा है। देख सकते हैं आप उत्तराखंड के चमोली जिले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बर्फ की चादर बिछी हुई है और विंटर कार्निवल की तैयारी यहां पर लगातार जारी है। 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक यह आयोजन होना है, जिसमें स्कीइंग की भी प्रतियोगिता यहां पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप यहां पर किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। वैकल्पिक स्लोप यहां पर बनाया जा रहा है। तो आज अपनी एक मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने विभाग के कार्यालय में धरना दिया। ये धरना प्रांतीय संघ के आह्वान पर किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि पहले उनके तबादले प्रमुख अभियंता स्तर पर ही तय होते थे, लेकिन अब प्रमुख अभियंता द्वारा तबादले के प्रस्ताव शासन को भेजे जा रहे हैं। कर्मचारियों को इसी बात पर आपत्ति है। उनका यह कहना है कि इससे प्रक्रिया लंबी हो रही है और अनावश्यक दखल बढ़ रहा है। धरने के दौरान कर्मचारियों ने मांग की है कि पहले की व्यवस्था को लागू रखा जाए ताकि तबादले समय पर और विभागीय स्तर पर ही हो सके। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वो आंदोलन जारी रख सकते हैं। फिलहाल कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हमारी एक सूत्री मांग है, जिसको लेके हम लोग अभी कार्य बहिष्कार पे हैं। हमारी एक सूत्री मांग है पारस्परिक स्थानांतरण, जो हमारी प्रमुख अभियंता महोदय के स्तर पे होते हैं हम लोग के, लेकिन प्रमुख अभियंता महोदय द्वारा वो शासन को प्रेषित किया जा रहा है, जिस कारण हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं। अब ये हमारा प्रांतीय कार्यकारिणी का जो आदेश आया हो 13 तारीख को प्रमुख अभियंता कार्यालय का घेराव तक है। उसके बाद आगे की जो रणनीति आगे उसके अनुसार हम आगे को कार्य करेंगे, उसके बारे में आपको अलग से बताया जाएगा। हमारी एक मांग है, क्योंकि जो हमारा प्रमुख अभियंता है, प्रमुख अभियंता को हमारी जो पारस्परिक स्थानांतरण है उन्हें अपना करके दिए हमें शासन को प्रेषित किया जा रहा है और हमें यह आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आपके ट्रांसफर सीजन में आपको देखेंगे। इसलिए हमने काफ़ी लंबी समय से उनसे अनुरोध किया था, उनके द्वारा बिल्कुल एकदम हरदर्मी दस्तावेज है, इसलिए हमने ये। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसकी जीत की संभावना ज्यादा होगी। उन्होंने ये साफ किया कि पार्टी में कोई भी व्यक्ति अभी से अपना टिकट पक्का ना माने। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट तय हो चुका है। इस मौके पर चुटकी लेते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि टिकट तो राहुल गांधी का भी पहले से फाइनल नहीं होता, फैसला पार्टी समय आने पर करती है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा ने कहा है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सब जानते हैं कि कांग्रेस में टिकट कैसे बांटे जाते हैं। भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस किसे और कैसे टिकट देती है। फिलहाल इस बयान के बाद सियासत बहुत ज्यादा गर्मा चुकी है। तो उत्तराखंड के देहरादून की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भाजपा ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है।
हरक सिंह रावत ने बयान दिया, जीतने वाले को ही टिकट मिलेगा। साथ ही साथ राहुल गांधी को लेकर के भी चुटकी ली गई कि राहुल गांधी का भी टिकट एंड टाइम तक फाइनल नहीं होता। उसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ये बयान अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड के सियासी गलियारे में काफी ज्यादा हलचल भी मचा रहा है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर अब ये सियासी बयान कहीं ना कहीं पूरे सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसने अब सियासी गलियारे में काफी घमासान मचाया हुआ है। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव में कहा कि टिकट उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसकी जीत की संभावना ज्यादा होगी। उन्होंने ये साफ किया है कि पार्टी में कोई भी व्यक्ति अभी से अपना टिकट पक्का ना माने। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर ये दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट तय हो चुका है। इस पर चुटकी लेते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि टिकट तो राहुल गांधी का भी पहले से फाइनल नहीं होता, फैसला पार्टी समय आने पर करती है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। बयान पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। भाजपा ने कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सब जानते हैं कि कांग्रेस में टिकट कैसे बांटे जाते हैं। भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस किसे और कैसे टिकट देती है। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनके परिवार का और संगठन का मामला है, लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि परिवार हावी रहता है या उनके कार्यकर्ताओं की भावनाएं हावी रहती है। कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के नेतागण करते हैं, पर सामने से आने वाले समय में देखेंगे, जिस समय टिकट वितरण होगा कि कांग्रेस किनको टिकट देती है, अपने चहेतों को देती है या कार्यकर्ताओं को देती है। हालांकि हमेशा देखा यह गया है कि कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अलग होकर के टिकटों का वितरण किया है। अटैची किसकी कितनी बड़ी है, इस पर आधार बना करके टिकट दिया गया। तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस आधार। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे लेकर पुलिस प्रशासन लगातार जनता से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। पुलिस का कहना है कि अगर किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो वो तुरंत 100 नंबर या फिर 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराए। साइबर क्राइम से जुड़े अधिकारी साफ कह रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ ठगों का तरीका है। एएसपी साइबर क्राइम कुश मिश्रा ने बताया कि लोगों को अपना पर्सनल डेटा सुरक्षित रखना चाहिए और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। देखिए, डेटा एनालिसिस के बाद हमें ये पता चला है कि जो बड़ी साइबर ठगीज हैं वो कम हो रही हैं। ऑब्वियसली हमारे पास रिपोर्ट्स कम आ रही हैं। हालांकि थोड़े थोड़े अलग तरीके के साइबर क्राइम्स, जैसे आपकी वॉइस स्पूफिंग करके और फिर डिजिटल अरेस्ट के जो हमारे चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से कॉमन पीपल, जनता को यही अपील करना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ना पुलिस किसी को डिजिटल अरेस्ट करती है। अगर आपके पास या आपके किसी परिजन के पास ऐसी कोई शिकायत आती है या आपको कोई शक होता है, आपके परिजनों ने आपसे पैसे मांगे कि अचानक से 6 लाख रुपए दे दो, हमें कहीं डलवाने हैं, ज़रूरत है, और वो आपको कारण नहीं बता रहे हैं, तो ज़रूर आप 1930 पे कॉल करिए अपने, या 100 नंबर डायल करके कॉल करिए। जो भी आपको लगता है आप अपने किसी जानकार को बताइए और तुरंत उस पर पुलिस को बताइए। देहरादून से खबर है, कांग्रेस नेता और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत का बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरक सिंह रावत ने साफ कहा है कि चुनाव में टिकट उसी को मिलेगा जो चुनाव जीतने की क्षमता रखता होगा, चाहे वो नेता कितना ही करीबी क्यों ना हो। उन्होंने आगे कहा कि टिकट किसी का फाइनल नहीं होता, ये यहां तक कि राहुल गांधी का जो टिकट है वो भी फाइनल नहीं होता। सोशल मीडिया पर ये बात बताकर ये वीडियो वायरल की जा रही है। जिस सीट से पार्टी कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा, वहां से वो खुद चुनाव लड़ेंगे, और अगर पार्टी उन्हें चुनाव नहीं लड़ने को कहेगी तो वो
दरी बिछाने और नारे लगाने का काम भी खुशी खुशी करेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए मैं आज और कुछ कह रहा हूं, हमने इस बार मुझसे मेरे पास, क्योंकि मैं चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूं, तो लोग मेरे पास रहे साहब टिकट हमारा करा दो, ये करा दो करा दो। मैंने कहा भाई देखो सुनो, मैं बहुत साफ राजनीति कर रहा हूं कि जो जीतने की स्थिति में होगा हम उसको टिकट देंगे। क्या हरक सिंह रावत का कितना ही, वो हरक सिंह रावत का कितना ही करीब हो सकता है, वो गोदयाल के कितने करीब हो सकता है, वो प्रीतम के कितनी करीब हो सकता है, अगर वो जीतने की स्थिति में नहीं है, नई सीट निकालने की स्थिति में है, नहीं है, तो हम उसको टिकट नहीं। उत्तराखंड में मतदाता सूची को और अधिक सटीक और समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। राज्य में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक एक विशेष मैपिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य केंद्र महिला और युवा मतदाता है। चूंकि उत्तराखंड की मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या 50% से अधिक है और युवाओं की भागीदारी भी काफी मजबूत है, इसलिए आयोग ये चाहता है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट ना जाए। इस अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर डेटा जुटा रहे हैं और मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि इस पहल से मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और व्यापक बनाया जा सकेगा। आयोग का लक्ष्य है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य के सभी बूथ क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं की सफलतापूर्वक मैपिंग कर ली जाए। देखिए, हमारे राज्य में महिलाओं का संख्या अधिक है, उनका 50% से भी अधिक मतदाता सूची में नाम शामिल है और साथ में हमारे युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व भी काफी अच्छा सूची में शामिल है। उसको देखते हुए हम लोग ये अभियान शुरू किया था 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में, और बीएलओ जो है अपने बूथ लेवल बूथ पर जाकर वहां पर जो निवासरत महिलाएं हैं और जो युवा वर्ग के मतदाता हैं उनसे संपर्क स्थापित करेंगे और उनका मैपिंग के लिए विशेष प्रयास करेंगे ताकि वो लोग इस उत्तराखंड ने लोकल फॉर वोकल के संकल्प को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य की शुद्ध हिमालयी जलधाराओं में उत्पादित होने वाली ट्राउट मछली अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। मत्स्य विभाग ने पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई को 20 टन ट्राउट निर्यात करने की योजना पर काम तेज कर दिया है। हाल ही में दुबई के गलफूड कार्यक्रम में उत्तराखंडी ट्राउट को मिली सराहना ने इस निर्यात के रास्ते खोल दिए हैं। पर्वतीय जिले जैसे पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में ट्राउट का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। वर्तमान में राज्य के 1625 रेसवेज से लगभग 710 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन किया जा रहा है। मत्स्य विभाग अब खाद्य सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रमाण पत्र जुटाने में लगा हुआ है ताकि जल्द ही पहली खेप रवाना की जा सके। इस कदम से न केवल प्रदेश की जीडीपी में इजाफा होगा बल्कि ट्राउट पालन से जुड़े हजारों किसानों को उनकी फसल का बेहतर और अंतर्राष्ट्रीय दाम मिल सकेगा। तो लोकल फॉर वोकल को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। उत्तराखंड की ट्राउट का अब दुनिया में डंका बज रहा है। ग्लोबल मार्केट में उत्तराखंड की ट्राउट मछली की एंट्री हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय रेट पर अब ये ट्राउट मछली बेची जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात में इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि अब उत्तराखंड की ट्राउट मछली इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होगी। ग्लोबल मार्केट में उत्तराखंड की ट्राउट मछली की डिमांड बढ़ रही है। ऋषिकेश में वन भूमि पर बसे लोगों के विस्थापन का मुद्दा अब गहराता जा रहा है। सालों पहले अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से जमीन खरीदकर आशियाना बनाने वाले लोग अब प्रशासन की कार्रवाई के डर से आक्रोशित हैं। इस गंभीर मुद्दे पर स्थानीय विधायक और भाजपा नेता प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता का पक्ष लेते हुए बड़ी पहल की है।
अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत उन्हें कराया है। विधायक ने प्रदर्शनकारियों से कानून हाथ में न लेने की अपील करते हुए कहा कि ये मामला केवल राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सांसद नरेश बंसल और महेंद्र भट्ट ने इसे संसद में भी प्रमुखता से उठाया। अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री इस मानवीय मुद्दे का संज्ञान लेकर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके और उन्हें बेघर होने से बचाया जा सके। फिलहाल सरकार के रुख पर हजारों प्रभावित परिवारों की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी देना चाह रहा हूं। हमारी सरकार बहुत गंभीर है, माननीय धामी जी बहुत गंभीर है और सांसद के नाते महा त्रिवेंद्र जी ने केंद्रीय वन मंत्री से बात की है और खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने, जो राज्यसभा सांसद भी है, उन्होंने राज्यसभा के पटल पे अपना ये विषय उठाया। जहां तक मेरी बात है, 26 तारीख से लगातार जब ये मेरे संज्ञान में आया, मैंने वहां के वन अधिकारियों से कहा कि आप ऐसा काम न करें जिससे जनता में माहौल खराब हो, और जब वहां पे इस स्थिति में हमारे क्षेत्र में लोगों को कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए बात कही, उन्होंने मीटिंग की, लेकिन उसके बाद जो वहां पे उत्तराखंड सरकार ने राज्य में विंटर गेम्स और आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी दी कि शीतकालीन खेलों के आयोजन के साथ साथ प्रशासन अब विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और आकर्षक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को न केवल बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है, बल्कि उन्हें सुरक्षा का पुख्ता भरोसा भी दिलाना है। इस बार यात्रा में एक महत्वपूर्ण नवाचार जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत यात्रियों को पूरी यात्रा अवधि के दौरान बीमा की सुविधा दी जाएगी। मंत्री महाराज के अनुसार अब तक केवल मंदिर परिसर के लिए ही बीमा व्यवस्था थी, लेकिन अब श्रद्धालुओं को व्यक्तिगत रूप से भी बीमा कवर का लाभ मिलेगा। इससे किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को राहत मिल सकेगी। इस पहल के जरिए सरकार उत्तराखंड आने वाले हर पर्यटक का और श्रद्धालु को एक सकारात्मक और सुरक्षित अनुभव के साथ वापस भेजने का संकल्प दोहरा रही है। विंटर गेम्स हमारे हो रहे हैं और शीतकाल के बाद हमारी चारधाम यात्रा भी शुरू होगी। इसके लिए हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बार हमारा नवाचार, हम चाहते हैं कि लोगों का इंश्योरेंस भी हो ताकि सब लोग फुली सेटिस्फाइड हों और को ये रहे कि भाई हमारा भी इंश्योरेंस हुआ है। चारधाम का इंश्योरेंस तो हम करते ही हैं, मंदिर परिसर का तो हम लोग करते हैं, और अब यात्रा में भी इंश्योरेंस की जो है हम नवाचार लाएंगे। केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को लेकर जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन के निर्देशन में 7 और 8 फरवरी को विभिन्न विभागों की एक संयुक्त टीम ने यात्रा मार्ग का गहन निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का आकलन करना था, ताकि समय रहते सभी सुधारात्मक कार्य पूरे किए जा सके। टीम ने गौरीकुंड स्थित तप्त कुंड के सुधारीकरण, चेंजिंग रूम की व्यवस्था और पैदल मार्ग पर यात्रियों के लिए खतरा बने सूखे पेड़ों को हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग और पैदल मार्ग के संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर संबंधित विभागों को तुरंत एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए गए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सभी विभागों को 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट यात्रा सेल को सौंपनी है, जिससे 2026 की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके। जनपद में मैं देख रहा हूँ सभी लोगों में और सभी जो केदारनाथ जी यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें यात्रा को लेके बहुत उत्साह है और सब आगामी महाशिवरात्रि के दिन भी हम सब जानते हैं कि केदारनाथ जी टेम्पल ओपनिंग की ऑफिशियल डेट डिक्लेयर होने वाली है। तो प्रशासन भी इसके लिए बहुत सक्रिय है, बहुत उत्साहपूर्ण है, सभी अधिकारीगण भी, कि एक बार जब ऑफिशियल डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो आगामी यात्रा की प्लानिंग और थोड़ा अच्छे तरीके से करने में हम सब लोगों को भी और अच्छा लगेगा। साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि केदारनाथ जी यात्रा की जो भी तैयारियां हैं, हम सबको पता है कि ऑल्दो ऑफिशियल डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि बद्रीनाथ जी की भी ऑफिशियल डेट डिक्लेयर हो गई है, तो उसी डेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑलरेडी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के
आदेशानुसार श्री केदारनाथ यात्रा 2026 के सफल संचालन हेतु आज पैदल मार्ग के गौरीकुंड से बड़ी लिंचौली तक विभिन्न पड़ावों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि सभी टीमों द्वारा अपने अपने कार्यों का निरीक्षण किया गया। आगामी यात्रा हेतु केदारनाथ पैदल मार्ग पर सभी व्यवसायियों से अनुरोध है कि वह बिना जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन के बिना अनुमति के कहीं पर भी अपना जो व्यवसाय है या दुकान है उनको स्थापित ना करें। सितारगंज से खबर है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर हेलमेट वितरण किया। इस मौके पर सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें अग्रसेन ट्रस्ट के स्कूली बच्चे और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए हेलमेट बेहद जरूरी है और सभी को बाइक या फिर स्कूटी चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। परिवहन विभाग के इंटर सेक्टर प्रभारी आनंद गुप्ता ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में अधिकतर बाइक सवार बिना हेलमेट हादसे के शिकार होते हैं। इस वजह से हेलमेट वितरण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 16 जनवरी से 14 फरवरी तक जारी रहेगा। तो स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली है। अभियान 16 जनवरी से 14 फरवरी तक ये जारी रहेगा, जिसमें बताया गया कि आखिरकार हेलमेट कितना अनिवार्य होता है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने खुद पहुंचकर हेलमेट वितरण किया है। सितारगंज में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह हेलमेट वितरण किया गया, जिसका ये साफ तौर पर संदेश था कि सड़क पर होने वाले सभी घटनाओं को नियंत्रण में किया जा सके, ना के बराबर वो घटनाएं हों। आप देख सकते हैं एसएस ग्लोबल स्कूल, इसके बच्चे थे जो निकले हुए थे, इनके साथ साथ मंत्री वहां पर मौजूद थे। सड़क पर होने वाली तमाम दुर्घटनाओं को हेलमेट किस प्रकार से बचाता है उसका ध्यान में रखते हुए ये हेलमेट वितरण यहां पर किया गया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा वहां पर खुद पहुंचे हुए थे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हेलमेट वितरण किया है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक संदेश देने के लिए ये रैली निकाली गई। रोड सेफ्टी वीक चल रहा है और मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लोगों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया है और हेलमेट का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए रोज़ जैसे आपने बोला कि यहाँ पर एक्सीडेंट की खबर आती है, लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों की इंजरी हो रही है, वीवियस इंजरी हो रही है, और उससे बचने के लिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी मोटरसाइकिल पे हो, स्कूटी पे हो, तो कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगा के ज़रूर चले। ये उसके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके परिवार की देखरेख, क्योंकि जब किसी के घर पे हादसा होता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। खबर विकासनगर से, जहां देहरादून के पास विकासनगर क्षेत्र में एक दुखद और रहस्यमयी घटना सामने आई है। शाहपुर कल्याणपुर गांव के निवासी श्री चंद का शव आसन नदी के किनारे मिला है। मौके पर पहुंची हरबर्टपुर पुलिस चौकी की टीम ने तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस चौकी इंचार्ज सनोज कुमार के नेतृत्व में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, ताकि मौत का सही कारण पता लगाया जा सके। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति प्रथम दृष्टया नशे के प्रभाव में प्रतीत होता है। पुलिस का अनुमान है कि नशे के कारण गिरने या फिर फिसलने से यह हादसा हो सकता है। हालांकि अंतिम कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही तय होगा। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग जमा हो गए थे, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना। पुलिस हर पहलू की गहन पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड की विकासनगर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण का खुलासा हो पाएगा।
विकासनगर में आसन नदी के किनारे ये शव मिला। जब वहां पर उसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर तुरंत जांच शुरू कर दी गई। शव मिलने के बाद पुलिस हर पहलू की गहन पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड के विकासनगर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आसन नदी के पास एक शव मिला। शव की जानकारी पुलिस को जैसे ही मिली पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल प्रारंभिक अनुमान की अगर बात करें, शुरुआती अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नशे के प्रभाव की वजह से यह हादसा हुआ होगा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर पहलू की गहन पड़ताल यहां पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। जांच में पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो जुट चुकी है। आसन नदी के पास ये शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आसन नदी के पास जी नदी में एक शव मिला है। क्या है पूरा मामला? आज सुबह हमको फोन आता है कि आसन नदी में एक शव पड़ा है। शाहपुर कल्याणपुर की ये बात है। तो हमने जब मौके पर जाकर देखा तो बॉडी अज्ञात थी। तो जब सही तरीके से हमने देखा तो पाया गया कि वो शाहपुर कल्याणपुर का ही व्यक्ति है और उनके पुत्र मोनू उनका नाम है। तो अभी वो नगर पंचायत में काम करते थे, नगर पालिका में। तो अभी रिटायरमेंट हुए थे। तो सूत्रों से पाया गया है कि वो थोड़े नशे के भी आदी थे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।